साथियों नमस्कार, मनोविज्ञान की पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे अवगत है कि लगातार हमारी सीरीज की वीडियो चल रही है। अधिगम सीरीज में हम आपको अभी तक इससे पूर्व में अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत के बारे में जाना था। ठीक है साथियों, तो उसी के क्रम में हम हमारी अगली वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें आपको अधिगम के सीखने के नियम और वह नियम मुख्य एवं गौड़ के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें 3 मुख्य नियम बताए गए हैं और 5 गौड़ नियम के बारे में बात की है। ठीक है साथियों, तो इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमने आपको हर वीडियो के अंत में आपको 5 प्रश्नों की श्रृंखला जो चल रही थी, उसी श्रृंखला के अंतर्गत आपको विश्लेषण दिया जा रहा है और उन विश्लेषण के आधार पे हम प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से आपके देखते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर कमेंट के माध्यम से आपके द्वारा दिया जाना है और मेरे द्वारा उसका विश्लेषण आपको अगली वीडियो में दिया जाता है। तो साथियों, इसी के क्रम में हम आगे देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न है कि अतीत के समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति की अनुक्रिया कहलाती है। अतीत में आपने जैसा किया हो, उन क्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में जो अनुक्रिया आप ग्रहण करते हैं उसे हम कहते हैं, तो वो हमारा होता है सादृश्यता का नियम। क्या होता है? सादृश्यता। जैसा आपने पहला देखा हो उसी के आधार पे नई स्थिति में हम उसको वैसा यूज करते हैं, तो वो हमारा किस में आता है? सादृश्यता के नियम के अंतर्गत आता है। अगला है सफल प्रतिक्रियाओं के चयन का जो सिद्धांत है, सफल प्रतिक्रियाओं के चयन का सिद्धांत वो दिया है थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया। पावलोव ने जो दिया है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया है, स्किनर ने जो दिया है आरएस सिद्धांत दिया है, इन्होंने एसआर सिद्धांत दिया है, इसी को ही सफल प्रतिक्रियाओं का चयन का सिद्धांत कहा गया है। वुडवर्थ ने एसओआर दिया है। ठीक है साथियों, पावलोव ने क्या दिया है? सीएआर, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। वास्तविकता के सिद्धांत के प्रतिपादक है। वास्तविकता के सिद्धांत पुल का सिद्धांत कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं अहम केंद्रित। तो अहम केंद्रितता, ईगो कहते हैं, इड ईगो सुपर ईगो। ईगो का मतलब होता है वास्तविकता। वास्तविकता की जो पहचान कराए ये क्षणिक होती है, व्यक्ति में 0% पाई जाती है। कितना पाया जाता है? 0%। इसका भाग होता है जो हम कह सकते हैं अर्धचेतन, जिसे हम बोलते हैं अर्धचेतन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये बात कौन कहता है? क्रो एंड क्रो के माध्यम से कही गई। गेट्स क्या कहते हैं? कहते हैं गेट्स के द्वारा परिभाषा जो आपकी दी गई हुई थी वो परिभाषा थी अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा, आपके गेट पे जो अनुभवी होगा और प्रशिक्षित होगा वही आपके गेट पे क्या आएगा? वही तो आपके गेट पे आएगा। यही तो बात बताई गई थी। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये किसने कहा था? गेट्स महोदय के द्वारा कहा गया था। स्ट्रेंग क्या कहते हैं? ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक खेला ना हो। तो ये बात कौन कहता है? स्ट्रेंग कहते हैं। ये बाल्यावस्था में परिभाषा देते हैं स्ट्रेंग महोदय। ठीक है, स्किनर अधिगम उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट नव फ्रायडवादी की उपाधि। अब कहते हैं नव फ्रायडवादी। नव फ्रायडवादी हमारे कौन है? कोफका, ये तो गेस्टाल्टवादी हैं। हमारे कार्ल यूंग, ये हमारे कौन से हैं? कार्ल यूंग। कार्ल यूंग किसके शिष्य थे? फ्रायड के थे। फ्रायड है मनोविश्लेषणवादी, तो ये भी हमारे कौन से हो जाएंगे? मनोविश्लेषणवादी। हमारे एरिक एरिक्सन महोदय, एरिक एरिक्सन, ठीक है, ये आपका एरिक एरिक्सन है। थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे, थोड़ा मिसप्रिंट या कह सकते हैं लेखन में थोड़ा सा दिक्कत रही है।
तो एरिक एरिक्सन, तो हमारे नव फ्रायडवादी के रूप में कौन जाना जाता है? एरिक एरिक्सन। इन्होंने जो सिद्धांत दिया मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, कौन सा दिया है? मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हम एरिक एरिक्सन महोदय को देखते हैं। तो साथियों, इसी के क्रम में मैंने 5 प्रश्नों के विश्लेषण को देखा। तो अगले क्रम में हमारा अब नेक्स्ट हमारा है सीखने के नियम। तो सीखने के नियम के अंतर्गत हमने बताया था कि फ्रायड थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा 2 नियम सीखने के मुख्य बताए गए हुए हैं, 2 मुख्य नियम सीखने के बताए गए हुए हैं। ठीक है, उन 2 नियम सीखने के जो बताए गए थे उसमें एक मुख्य नियम आता है और दूसरा गौण नियम है। क्या है? एक मुख्य नियम और दूसरे गौण नियम। मुख्य नियम में हम देख सकते हैं कि जो हमारे 3 सिद्धांत आते हैं, PTA। क्या है? PTA। P का मतलब यहाँ पे प्रभाव से है, T का मतलब तत्परता से है और A का मतलब अभ्यास से। तो साथियों, आप इस चीज़ को बिल्कुल ये ध्यान में कर, मैंने इधर उधर कर दिया है, वो आपको PTA सिर्फ याद करने का एक फार्मूला है कि प्रभाव, तत्परता, अभ्यास। तो क्या है कि इन्होंने 3 नियम मुख्य बताए हुए थे। क्या? पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम। ठीक है साथियों, तो इनके द्वारा 3 मुख्य नियम बताए गए थे, 5 गौण नियम बताए गए हुए थे। ठीक है, इसको हम PTA से देखते हैं, उसको BA MCA से देखते हैं। किससे देखते हैं? BA MCA। BA के बाद MCA होता ना, तो वैसे ही BA MCA में एक लॉजिक है। इस लॉजिक से हम क्या है, इन 5 और 3 सिद्धांत नियमों को हम देखते हैं। तो मुख्य नियम में हमारा जो पहला नियम है टी, तो T से हम तत्परता को देखते हैं। तो तत्परता का नियम क्या कहता है कि किसी प्राणी को कार्य करने के लिए तत्पर, कोई प्राणी कार्य करने के लिए तो तत्पर है, परंतु वह कार्य को करेगा तथा यदि वह कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है तो वो नहीं करेगा। सीधा उद्देश्य है कि यदि आप कार्य करने के लिए तत्पर हैं तो आप कार्य करेंगे, अगर तत्परता आपके अंदर कार्य के प्रति नहीं है तो आप कार्य नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि बांध कर किसी भी घोड़े को घास नहीं खिलाई जा सकती है। ठीक है, किसी को जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करा, जब तक उसके अंदर कोई कार्य की तत्परता नहीं होगी तब तक उसको हम अधिगम नहीं करा सकते हैं। क्योंकि बांधे सियार पानी नहीं पीते हैं, वो अपने मन के ही माध्यम से पीते हैं। कोई भी कार्य होगा जब तक व्यक्ति तत्पर नहीं होगा तब तक हम उसे कोई प्रक्रिया में शामिल नहीं कर सकते। इसी प्रकार से बच्चों में सीखने के लिए हम क्या करते हैं? तत्परता लाते हैं, और जब तत्परता लाते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली अधिगम को साधित करता है। साथियों, इसी के क्रम में हम देखते हैं कक्षा में जो हमारे तत्परता का महत्व क्या होता है। विद्यार्थियों के सीखने के प्रति जिज्ञासा का विकास करना। तत्परता जो होती है वो बच्चों में सीखने की प्रति क्या लाती है? जिज्ञासा को लेके आती है। नेक्स्ट हमारा है नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हुए प्रस्तुत करें। जब कोई भी नया नॉलेज हम बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं उसको हम पूर्व ज्ञान से जोड़ देंगे। पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे, रुचि बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी मतलब तत्परता आएगी, तत्परता आई, बच्चा अधिगम की प्रक्रिया से जुड़ जाएगा। शिक्षण को रोचक व आनंदमय बनाएं, जिससे सीखने में बच्चे में रोचकता और तत्परता है। अब शिक्षण को हम आनंदमय और रोचक अगर बना दें तो बच्चा क्या ऑटोमेटिकली हमसे जुड़ जाएगा, तत्पर हो जाएगा, हमसे सीखने का प्रयास करेगा। तो वो क्या हो जाता है, उसमें तत्परता महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है विषय को उसके परिवेश से जोड़कर प्रस्तुत करें। कोई भी विषय वस्तु को जब हम परिवेश से जोड़ देते हैं तो बच्चा खुद व खुद जिज्ञासा उत्पन्न करता है बताने की, और उस जिज्ञासा के माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चे में अधिगम प्रक्रिया को साधित करते हैं। ठीक है साथियों, तो इसी के क्रम में हमने तत्परता का सिद्धांत नियम देखा। अगला हमारा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को हमने 2 उप नियमों में विभाजित कर रखा है। अभ्यास हमारा 2 उप नियमों में विभाजित है, एक है उपयोग का नियम, दूसरा है अनुपयोग का नियम। तो उपयोग का नियम क्या कहता है कि जब भी हम कोई भी सीखी हुई प्रक्रिया को, क्या है, जब भी हम कोई भी सीखी हुई प्रक्रिया को उपयोग में लाते हैं, ठीक है, तो वह क्रिया दृढ़ हो जाती है। ठीक है,
जब वह दृढ़ हो जाती तो वो उपयोग के नियम पे आ जाती है। मतलब कोई भी प्रक्रिया, सीखी गई प्रक्रिया को हम नियमित यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। तो वो हमारे किसमें, तत्परता में आ जाए, वो उपयोग में आती है। उपयोग में आए तो वो मजबूत हो जाएगी, हमारे व्यवहार में आ जाएगी। और उसी के क्रम में हम देखें कि अनुपयोगिता का नियम, अनुपयोगिता का नियम कहता है कि जो भी हमने सीखा है, अगर सीखी गई प्रक्रिया को मैंने दोबारा यूज नहीं किया है तो वो हमारी क्या होती है, विस्मृति में चली जाती है, विस्मृत हो जाती है। मतलब हम भूल जाते हैं। कोई भी अधिगम है, आपने एक बार किया और उसके बाद में आपने सीखा और उसको यूज़ करके बंद कर दिया। आपने अधिक साइकोलॉजी पढ़ी और साइकोलॉजी पढ़ने के बाद में आपकी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद में आपने क्या है, साइकोलॉजी पढ़ना, अभ्यास करना बंद कर दिया, तो साइकोलॉजी आपके माइंड से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म हो गई मतलब आपको दोबारा पुनः फिर उतना ही प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है, उतनी ही तत्परता लानी पड़ेगी, उतना ही आपको क्या एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब आप पुनः सीखेंगे, फिर उसका यूज़ करना बंद, फिर विस्मृत में चला जाएगा। तो हम जब तक किसी भी नॉलेज को, जैसे कार चलाना है, आपने सीख लिया और सीखने के बाद में आपने 10 साल तक कार नहीं टच की, तो आप कार चलाना क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। फिर पुनः आपको उसी प्रक्रिया से प्रारंभ करना पड़ेगा जहाँ से आपने कार को चलाना सीखा हुआ था, ठीक है साथियों। इसी के क्रम में हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कहता है कि कोई भी परिणाम, प्रभाव कहते हैं कि इसे परिणाम का नियम कहते हैं। प्रभाव के नियम को हम क्या कहते हैं, परिणाम का नियम कहते हैं, क्योंकि किसी भी क्रिया में प्रभाव उसके परिणाम पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी क्रिया का प्रभाव उसके परिणाम पर निर्भर करता है। परिणाम अगर पॉजिटिव होगा तो प्रभाव कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर परिणाम निगेटिव है तो प्रभाव कैसा होगा, निगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो हम पुनः क्या करेंगे, तत्पर हो जाएंगे। अगर निगेटिव होगा तो हम क्या कर देते हैं, उस प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्रभाव के 2 नियम बताए गए हैं, इसमें हमारा पहला नियम है संतोष का नियम, दूसरा नियम है असंतोष का नियम। संतोष का नियम कहता है कि यदि व्यक्ति का परिणाम संतोषप्रद है, ठीक है, मतलब है कि आप कोई भी एफर्ट कर रहे हैं, जैसे मान लिया आप तैयारी सीटेट की कर रहे हैं या टेट की कर रहे हैं, तो टेट की तैयारी में आपने जो एफर्ट किया उसमें 100 मार्क्स प्लस आ गए, ठीक है। आप कह रहे थे कि 90 आ जाए, तैयारी इस तरह से है तो 90 आ जाए, लेकिन आपके मार्क्स कितने आए, 100। अब 100 आपके आ गए तो आप जो अगले प्रयास जो आपका होगा, तत्परता और अधिक बढ़ जाएगी। अगली बार अगर एग्जाम देंगे तो क्या है, उससे ज़्यादा लाने का प्रयास करेंगे, तो वो परिणाम कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब वही क्या है यदि आप का परिणाम असंतोषप्रद रहा है, मान लिया कि आपने तैयारी की थी 90 की, आपके नंबर रह जाए 80, अब क्या हो, आप क्या हो गए, फेल हो गए। अब आप यदि फेल हो जाते हैं तो आप मोटिवेट हो जाते हैं, जो प्रक्रिया है आपके अंदर, जो तत्परता है वो समाप्त हो जाएगी जो आगे बढ़ने की है। आप पुनः क्या है, एक लक्ष्य गोल सेट करेंगे, फिर तत्पर होंगे, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को कोसेंगे, कहेंगे कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाए, पिछली बार 80 नंबर आए थे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारे रिजल्ट हैं, रिजल्ट ही हमको क्या करते हैं, पुशअप करते हैं, पुनर्बलित करते हैं, वही तत्परता प्रभाव के आधार पे कार्य करता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं सीखने के गौण नियम। सीखने के गौण नियम हमारे 5 बताएंगे, BAMCA। तो B का मतलब बहुप्रतिक्रिया नियम, A का मतलब आंशिक प्रतिक्रिया नियम, M का मतलब मनोवृत्ति का नियम, C का मतलब संबंध का नियम और A का मतलब आत्मीकरण, ठीक है। तो मैंने शॉर्टकट में इनको आपको समझाया है BAMCA, ठीक है। तो B का मतलब यहाँ बहुप्रतिक्रिया से, तो बहुप्रतिक्रिया में प्राणी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए बहुत सी प्रयत्न करता है, जिसे बहु अनुक्रिया कहते हैं। मतलब किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राणी बहुत सी अनुक्रियाएं करता है, बहुत से उसमें फंडे लगाता है। जब कोई ना कोई फंडा क्या होता है, यूज हो जाता है, तो वो अधिगम साधित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि किसी भी हम पाठ्य योजना अथवा किसी भी हम कार्यशैली को या किसी भी कार्य को हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं।
ऐसे ही हम क्या है, किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उसके भिन्न भिन्न पार्टों को हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। अब पार्ट वाइज, चैप्टर वाइज, जैसे हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम चैप्टर वाइज क्या कर रहे हैं, इसको अलग कर लिए हैं कि आज अधिगम के अंतर्गत हम क्या क्या देख रहे हैं। हर एक वीडियो, हर एक सीरीज की आपको क्या है, उसके अलग अलग चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये क्या है, ये हम आंशिक प्रतिक्रियाओं के नियम की ओर कार्य कर रहे हैं कि इसको, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे अंशों में विभक्त करके क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंशिक क्रिया का नियम। अगला है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति मतलब मानसिक स्थिति या मानसिक धारणा हम बना लें। हाँ, हमारा एटीट्यूड आपके प्रति कैसा हो जाए, मानसिक धारणा हमारी, हम कहें मेरा नजरिया, क्या बोल सकते हैं, नजरिया, ये नजरिया कि हमारा नजरिया उसके प्रति कैसा है। ठीक है, कि अब जैसे हमने कहा कि साइकोलॉजी बहुत कठिन सब्जेक्ट है, ये नहीं हो पाता है, तो आपका उसके प्रति आपकी मनोवृत्ति, आपकी सीखने की प्रक्रिया जो है, मना स्थिति जो है वो टफ है। जैसे लोग कहते हैं ना, गणित बहुत ही टफ विषय है, नहीं हो पाता है, परंतु गणित जिसको आ गया, जिसने उसके प्रति पॉजिटिव रख लिया व्यू अपना, तो उसके लिए गणित ही बहुत अच्छा है, क्योंकि वो गणित में कभी नहीं उबेगा। और वही क्या होता है कि एक बच्चा कहता है कि अरे गणित में हम 2 सवाल लगाते हैं फिर उब जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसकी मनोवृत्ति उस सब्जेक्ट के प्रति कैसी हो जाती है। वही है साइकोलॉजी के साथ में कहते हैं साइकोलॉजी बहुत उबाऊ सब्जेक्ट है, तो आप कह सकते हैं, लेकिन आपका अगर दृष्टिकोण अच्छा है इसके प्रति तो ये सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, क्योंकि आपके चारों तरफ साइकोलॉजी दौड़ती रहती है 24 घंटे। आप कहीं भी चले जाए, सड़क पे निकले तब भी आपको साइकोलॉजी दिखेगी, आप घर में हैं तब भी आपको साइकोलॉजी दिखेगी, हर जीवन के हर पहलू में आपको साइकोलॉजी नज़र आती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मनोवृत्ति का नियम कहता है कि व्यक्ति का जैसा जिसके प्रति नज़रिया होता है देखने का, अधिगम वैसा ही होता है। हमने कह दिया कि साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आती है, मतलब हमारा पॉजिटिव वे है। ठीक है, हम कहते हैं कि यार हम अभी पता नहीं पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ऐसा बच्चे काफ़ी करते हैं कि हमारा टेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सीटेट पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या होती, मनोवृत्ति पर आधारित होती हैं। अगर हमने पॉजिटिव रखा तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है सादृश्यता या संबंध का नियम। इसमें क्या होता है कि हम पूर्व में लिए गए अधिगम के अनुभव को वर्तमान में प्रयुक्त अधिगम में क्या करते हैं, यूज करते हैं। सादृश्यता या संबंध का नियम, मैंने पहले कुछ सीखा, ठीक है, जैसे सादृश्यता का नियम में कह सकते हैं कि हम जोड़ की प्रक्रिया को सीखते हैं। ठीक है, हमने जोड़ की प्रक्रिया को सीखा, अब जोड़ की प्रक्रिया को सीखेंगे, फिर उसके बाद में घटाने को सीखेंगे। अब क्या हुआ कि हम गुणा सीख रहे हैं। अब गुणे में होता क्या है कि गुणा करने के बाद में हम एक प्रक्रिया आती है जोड़ने की। जब दोहरिया गुणा करते हैं तो जोड़ने की प्रक्रिया आती है। तो हम पूर्व में लिए गए अनुभव, अब जो जोड़ में हमने अनुभव लिया था उसको क्या यूज कर रहे हैं, गुणा में क्या हो रहा है, सहायता कर रहा है या गुणा में यूज हो रहा है, तो वो हमारे सादृश्यता के नियम को या संबंध के नियम को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा है सहचर्य का नियम, या हम कह सकते हैं आत्मीकरण। पूर्व में मिलते जुलते अधिगम को वर्तमान अधिगम की प्रक्रिया में जोड़ लिया जाए तो वो क्या कहलाता है, आत्मीकरण। हमने कहा पूर्व में लिए हुए अनुभव को हम वर्तमान की प्रक्रिया में जब जोड़ लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, आत्मीकरण या सहचर्य नियम। जैसे हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, अब उस बाइक के कंट्रोलिंग या बाइक का नॉलेज, या हम साइकिल का चला रहे हों, उस साइकिल के बैलेंसिंग को जब हम किस में, बाइक में यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल में, तो वो हमारा आत्मीकरण या हम कह सकते हैं पूर्व में लिया हुआ अनुभव क्या होता है, बाद के अधिगम में क्या हो जाता है, जब सहायक हो जाता है, जोड़ लिखकर सहायता हमें देता है, तो वो हमारे सहचर्य स्थानांतरण के अंतर्गत कहलाता है। तो साथियों, इसी के क्रम में आपको यह अधिगम के नियम आपको बताए गए जो मुख्य और गौड़ के रूप में रहें। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी, आपने लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से हमको मोटिवेट कर सकते हैं।
उसके लिए धन्यवाद।